डॉक्टर मानस, आप हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया बीमारी क्या है और इंडिया में थैलेसीमिया कितना कॉमन है? थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, एक ब्लड डिसऑर्डर है जो एक जेनेटिक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है। इन्हें हम हेरिडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथीज भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी कण, जो हमारा रक्त का कण है, आरबीसी कण, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। तो इन बच्चों में अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं। जिन बच्चों को बीटा थैलेसीमिया की बीमारी होती है उनमें बीटा चेन नहीं बन पाती और अल्फा चेन ज्यादा हो जाती है। तो वो अल्फा चेन्स मिलके क्लम्प कर जाती हैं। क्लम्पिंग होने की वजह से वो जो आरबीसी या जो लाल कण है जिसके अंदर वह हीमोग्लोबिन रहता है, उसके ऊपर डैमेज होती है और ये आरबीसी टूट जाता है। आरबीसी टूट जाए तो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में एक अनीमिया की स्थिति आ जाती है। तो बेसिकली एक ऐसी बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट की वजह से आरबीसी टूट जाते हैं, आरबीसी अच्छे नहीं बन पाते, हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से नहीं बन पाता, तो आरबीसी की कमी की वजह से हमारे शरीर में अनीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति को हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है? थैलेसीमिया कई प्रकार का होता है। इसमें अल्फा थैलेसीमिया भी है, बीटा थैलेसीमिया भी है और उनके भी आगे कई प्रकार हैं। कॉमन तरीके से जो हम थैलेसीमिया देखते हैं वह होता है बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया आगे और 3 प्रकार का है। एक है बीटा थैलेसीमिया माइनर, एक होता है एनटीडीटी या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। एनटीडीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया, और तीसरे तरीके का थैलेसीमिया होता है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर हम में से कोई भी एक हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में 3 से 4 से 5% लोगों को थैलेसीमिया माइनर है। अगर 2 थैलेसीमिया माइनर्स की शादी हो जाए तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का चांस रहता है। तो थैलेसीमिया माइनर इंसान, अगर हम आमतौर से देखा जाए तो हम ऐसे नहीं पकड़ पाते कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर की प्रॉब्लम है। इन्हें माइल्ड एनीमिया रहता है, हीमोग्लोबिन 10-11 के आसपास रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई इन्हें आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन का इलाज चलता रहता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे पेशेंट्स को टेस्ट करके, थैलेसीमिया का टेस्ट करके ये जांच पाते हैं कि इन्हें थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर, ये 2 थोड़े सीवियर फॉर्म्स ऑफ थैलेसीमिया है, जिसमें थैलेसीमिया मेजर ज्यादा सीवियर फॉर्म की बीमारी है। थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों को 6-8 महीने की उम्र से ही खून की जरूरत पड़ने लग जाती है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन 6-5 ऐसे पहुंच जाता है। तो उन्हें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जो एनटीडीटी है या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है, ये अक्सर 2-3 साल की उम्र के बाद में पता चलता है। इन बच्चों को मॉडरेट एनीमिया होता है, बहुत सीवियर एनीमिया नहीं होता, इसीलिए ये जल्दी नहीं पकड़ में आ पाते। बट ये बीमारी भी अगर हम ठीक से ना ट्रीट करें तो बाद में एडल्टहुड में या बड़ा होने पर एक सीवियर फॉर्म ले सकती है। डॉक्टर मानस, आप हमें बताएंगे कि किन टेस्ट या किन जांचों के द्वारा हम जान सकते हैं कि थैलेसीमिया है या नहीं? जांच करने के लिए सबसे जो कॉमन बेसिक टेस्ट होता है वो होता है सीबीसी पेरिफेरल स्मीयर। ये कॉमन तरीके से टेस्ट हर जगह अवेलेबल है। अच्छी नजर से अगर देखा जाए, अच्छी लैब में किया जाए तो सीबीसी पेरिफेरल स्मीयर के माध्यम से हम ये शक आ जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या एचपीएलसी, जिसे आजकल कहा जाता है, एचपीएलसी का टेस्ट करते हैं। और एचपीएलसी के टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है और किस प्रकार का थैलेसीमिया है। इसमें जरूरी बात यह है कि बच्चे को खून नहीं चढ़ा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास बच्चे आते हैं दूसरे शहरों से, वहां पे एनीमिया की वजह से बच्चे को खून चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद हमारे पास बच्चा आता है। तो अगर इमीडिएटली पहले ही खून चढ़ा हुआ हो तो एचपीएलसी का टेस्ट करके उसकी सही रिपोर्ट पा पाना थोड़ा मुश्किल होता है।
ऐसी स्थिति में फिर हम जेनेटिक लेवल की टेस्टिंग करके ये पता कर पाते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत अच्छे और इजीली अवेलेबल आजकल म्यूटेशन स्टडीज या जेनेटिक स्टडीज आप कह सकते हैं अवेलेबल है, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। डॉक्टर मानस, ये बताइए, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसमें क्या इलाज है उसके लिए? थैलेसीमिया का इलाज निर्भर करता है कि उसको किस फॉर्म का थैलेसीमिया और कितना सीवियरिटी ऑफ थैलेसीमिया है। तो अगर किसी बच्चे को माइनर थैलेसीमिया है तो उसमें अक्सर हमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती। हमें उनको ये जागृत करना पड़ता है पेरेंट्स को कि भाई इस बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, अगर भविष्य में इसकी शादी एक थैलेसीमिया माइनर बच्चे के साथ होगी तो उनके थैलेसीमिया माइनर इंडिविजुअल के साथ होगी तो उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हमें एंटीनेटल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी के टाइम ये तुरंत जांच कर सकते हैं कि बच्चे को पेट में थैलेसीमिया है या नहीं है, और ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी किया जा सकता है। अब बात आती है थैलेसीमिया मेजर की और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट की। तो थैलेसीमिया मेजर का इलाज मेनली किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। इनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहता है, 6, 7, 8 रहता है हीमोग्लोबिन, और वो कम हीमोग्लोबिन से लाइफ अच्छी नहीं चल पाती। बच्चा बहुत थकावट महसूस करेगा, बहुत ही अपने नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, इंटेलिजेंस भी उसकी थोड़ी सी कम रहेगी, उसको पसीना आएगा, दिल की धड़कन तेज रहेगी, बाकी बच्चों की तरह भाग दौड़ नहीं पाएगा। तो ये सब चीजों को हमें जो ठीक करना है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमें उसे बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। इस पर्टिकुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि हमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देना है। शरीर में सिर्फ लाल कणों की कमी है तो सफेद कण और प्लेटलेट ना दें, सिर्फ पैक्ड रेड सेल दें। ये जो ब्लड आप दे रहे हैं एक फिल्टर के माध्यम से दें। ये और ऑर्डिनरी फिल्टर नहीं होता, ये स्पेशल WBC फिल्टर होता है। इसको पैक सेल की ट्यूबिंग के साथ लगा के फिल्टर करके फिर दिया जाता है। कई हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारे हॉस्पिटल में प्री स्टोरेज ल्यूको डिप्लीशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसी जगह पर ये ब्लड ऑलरेडी फिल्टर होके हमारे पास आता है, इसमें WBC कणों को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, और ये ट्रांसफ्यूजन मिलने से बच्चे को लंबे समय तक कोई और आगे जाके रिएक्शंस वगैरह होने का चांस कम है। साथ ही साथ ये जो ब्लड हम बच्चे को चढ़ा रहे हैं, हमें ये देखना है कि वो HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस ऐसी बीमारियों से नेगेटिव हो, ताकि बच्चे को ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और कोई प्रॉब्लम ना आए। हम चाहते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन हमेशा अच्छा रहे, तो प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन हमें 9.5-10 के करीब मेंटेन करना चाहिए, ताकि बच्चे का हीमोग्लोबिन हमेशा 9.5-10 रहे और बच्चा अच्छे से अपनी एक्टिविटीज वगैरह कर सके। अब बार बार जब हम ब्लड चढ़ाते हैं बच्चे को, तो इस ब्लड से उनके शरीर में आयरन आ जाता है, आयरन एक्सेस हो जाता है। तो अक्सर 10-11 बार ब्लड चढ़ाने के बाद में हमें आयरन कीलेशन देना पड़ता है। आयरन कीलेशन ऐसी दवाइयां हैं जो शरीर से अत्यधिक आयरन को निकालती हैं, ताकि शरीर में एक्सेस आयरन ना रहे और आयरन के बुरे प्रभाव शरीर पे ना आए। तो उसके लिए हमारे पास अच्छी दवाइयां अवेलेबल हैं, और अब तो हमारे पास ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जिनसे हम ये आयरन को अच्छे से निकाल पाते हैं और शरीर में आयरन का एक्सेस नहीं होता। तो एक तो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अच्छा ब्लड चढ़ाना है, रेगुलर ब्लड चढ़ाना है, ऑलमोस्ट हर महीने चढ़ाना पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 2 हफ्ते में एक बार भी चढ़ाना पड़ सकता है। उस ब्लड की कुछ कैलकुलेटेड डॉक्टरी भाषा में मात्रा होती है, जैसे ऑलमोस्ट वी से 20 ml पर kg ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल ओवर 4 आवर्स, ऐसे हम उनको ट्रांसफ्यूजन देते हैं। साथ में हम आयरन निकालने की दवाई देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, विटामिन, कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट्स देते हैं। और आयरन कीलेशन अगर हम अच्छा करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छा करें, तो थैलेसीमिया का अच्छा इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर मानस, ये बताइए, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है?
तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीलेशन से हम लाइफ लॉन्ग उनको ये ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, कीलेशन देना पड़ता है। अगर हम इसको पूर्ण रूप से हटाना चाहते हैं इस पॉसिबिलिटी को, तो हमारा ट्रीटमेंट रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? अगर आपका कोई भाई या बहन, अगर आप समझ लीजिए कि आप थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं और आपके भाई या बहन थैलेसीमिया माइनर है या नॉर्मल है, और उनका और आपका HLA मैच आ जाए, सो ये ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं है, ये HLA मैच है, स्पेशल तरीके का मैच। अगर HLA मैच आ जाए तो भाई या बहन से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। देखिए, ट्रांसप्लांट अगर हमें करना है किसी थैलेसीमिया मेजर बच्चे का, तो ट्रांसप्लांट हम डोनर रजिस्ट्री से भी कर सकते हैं। डोनर रजिस्ट्रीज में लोगों ने वॉलंटरी डोनेशन के लिए अपना नाम लिखवाया हुआ है, उनका HLA टाइपिंग हो रखा है, और अगर हम उसको कंप्यूटर में चेक करेंगे, मतलब थ्रू दी डोनर रजिस्ट्री, तो हम आपका मैच्ड डोनर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि अगर भाई या बहन मैच मिल जाए घर के अंदर, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है, और इसमें सक्सेस भी सबसे ज्यादा है। अगर हम ठीक उम्र पे जल्दी ही ये ट्रांसप्लांट कर सके और बच्चे के अंदर आयरन भी कंट्रोल्ड है, ट्रांसफ्यूजन भी अच्छा मिल रहा है, और 10 साल से पहले ये ट्रांसप्लांट किया जा सके, तो ऐसी बीमारियों में सक्सेस हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर समझ लीजिए घर में भाई बहन मैच ना मिले, तो उन केसेस में फिर हम डोनर रजिस्ट्री के थ्रू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, बट यस, दैट इज डेफिनेटली ऑप्शन कि हम बाहर से भी डोनर ले सकते हैं। तो वो इंडिया के अंदर भी डोनर रजिस्ट्रीज हैं, और फॉरेन में भी कुछ डोनर रजिस्ट्रीज है जिनमें हम ये ट्रांसप्लांट का डोनर ढूंढ सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक बड़ा इलाज है, गहन इलाज है। उसके लिए 4-6 हफ्ते बच्चे को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, बाद में भी रेगुलर चेकअप्स होते हैं। 1 साल तक तो बहुत कड़ी निगरानी बरतनी पड़ती है बच्चे के लिए, बट हाँ, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो ये एक लाइफ लॉन्ग क्योर है, और फिर बच्चे को बार बार रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर मानस, ये बताइए कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये थैलेसीमिया बर्थ्स को प्रिवेंट कर सकें? जी बिल्कुल, थैलेसीमिया बर्थ प्रिवेंट करना पॉसिबल है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स कोलीग्स हैं उनको ज्यादा अवेयर बनाएं इस बात के लिए। हर प्रेग्नेंट मदर, एक्सपेक्टिंग मदर का हम HPLC टेस्ट करें, और ये चेक करें कि मदर को कहीं थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। अगर मदर को थैलेसीमिया माइनर है, तो हस्बैंड का भी चेक किया जाए, मतलब उनके हस्बैंड का भी चेक किया जाए। और अगर हस्बैंड को भी थैलेसीमिया माइनर आता है, तो बेबी का पेट में ही चेकिंग होनी चाहिए कि भाई कोई एंटीनेटल डायग्नोसिस होना चाहिए, सो दैट वी आर वेरी श्योर कि बेबी को, जो अंदर टमी में बेबी है, उसको थैलेसीमिया मेजर की प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं है कई जगहों पर, और कई जगहों पर पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर ये अवेयरनेस रहेगी, तो हम फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर ही अगर ये टेस्ट कर लें, तो हम बिल्कुल थैलेसीमिया बर्थ्स को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर मानस, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, तो आगे चलकर वो बच्चे क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? सो देखिए, ट्रीटमेंट के 2 रास्ते हैं। या एक रास्ता है ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन और कीलेशन। दूसरा रास्ता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दोनों ही रास्तों में अगर हम एक अच्छा मैच के साथ ट्रांसप्लांट कर सके, या हम रेगुलर गुड क्वालिटी ब्लड ट्रांसफ्यूज करें जो फिल्टर्ड है, और अच्छे से आयरन निकालें, आयरन कीलेशन प्रॉपरली करें, तो इन बच्चों की लाइफ काफी हद तक नॉर्मली मैं कह सकता हूं, ऑलमोस्ट नॉर्मल रह सकती है, एंड दे कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ इनटू देयर एडल्ट लाइव्स। और आज का तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही 45 ईयर्स तक तो हम देख ही रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले आने वाले सालों में उनकी लाइफ और उनकी क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। अब परेशानी क्या आती है कि अच्छा ब्लड ना चढ़े, ठीक टाइम पे ब्लड ना चढ़े, हीमोग्लोबिन हमेशा 6, 7, 8 ऐसा रह रहा हो, और हम 9.5, 10.5 का टारगेट मेंटेन ना कर रहे हो, आयरन की किलेशन की दवाई हम हफ्ते में 3 दिन ना खाएं, भूल जाएं। अगर हम अच्छा ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे से आयरन कीलेशन नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बाय द टाइम दे आर 15-20 years old, they will have so many problems, they will have so many hormonal issues and complications of under transfusion
एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अंडर किलेशन, इन सब की वजह से इन बच्चों की लाइफ काफी बुरी हो सकती है। तो मैं बहुत आशावादी इंसान हूं और मैं यही कहता हूं कि अगर आप अच्छा ब्लड चढ़ाएंगे, अच्छे से किलेशन करेंगे या फिर अच्छे मैच के साथ हम ट्रांसप्लांट करेंगे, सो थैलेसीमिया पेशेंट कैन ऑल्सो लिव अ नियर नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर मानस, ये बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या? और जितना हम इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी वजह से भी आगे कुछ परेशानियां हो सकती हैं? जी हाँ, सो थैलेसीमिया एक क्रॉनिक इलनेस है और इस क्रॉनिक इलनेस के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो हम थैलेसीमिया बच्चों में जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन और रेगुलर किलेशन पे हम मैनेज कर रहे हैं, उसमें हम ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कई बच्चों को ट्रांसफ्यूजन की वजह से बुखार आता है, कई बच्चों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो हमें ट्रांसफ्यूजन को प्रॉपरली देना है, एक हॉस्पिटल सेटिंग में देना है जहां पे थैलेसीमिया या ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स या कोई भी ट्रेन्ड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो सब हो, वहां पे ऐसी जगह पर हम ट्रांसफ्यूजन लिया जाता है। तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी रिएक्शंस हैं उनके लिए सबके लिए मॉनिटर करते हैं। कुछ बच्चों को ब्लड टॉलरेट नहीं होता और उनकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिन्हें हमें एक्सपर्ट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आयरन ओवरलोड की। आयरन ओवरलोड की कॉम्प्लिकेशंस में मेनली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हार्मोनल इश्यूज। तो जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड में आयरन बढ़ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड में आयरन बढ़ जाता है, पैंक्रियाज में आयरन बढ़ जाता है। तो वो सब जगहों से हमें डायबिटीज हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जो बॉडी की सेक्सुअल नॉर्मल डेवलपमेंट है, वो सेक्सुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हम हमेशा जब भी थैलेसीमिया पेशेंट को मैनेज करते हैं, 10 साल के बाद हम अक्सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ उनको कॉन्स्टेंटली टच में रखते हैं ताकि बच्चों की हार्मोनल प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर सकें। अगर हम अच्छा ब्लड चढ़ाएंगे, अच्छे से आयरन निकालेंगे, तो ऑब्वियसली फिर ये कॉम्प्लिकेशंस जल्दी नहीं होंगे और हम उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा खून की कमी की वजह से ग्रोथ फेलियर की प्रॉब्लम इन बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट इशू रह सकती है। बॉडी थैलेसीमिया वाला खून बनाती है, अगर हम अच्छे से ब्लड नहीं चढ़ा रहे हो, ठीक टाइम पे खून ना दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस होता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर को सेंस हो रहा है कि भाई मुझ में खून की कमी है, तो शरीर खून बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब शरीर खून बनाने की ज्यादा कोशिश करेगा तो ब्लड तो सिर्फ थैलेसीमिया वाला ही बनेगा, तो चेहरा थोड़ा बिगड़ने लग जाता है। लिवर और किडनी, जिसे कहते हैं लिवर और स्प्लीन, बड़े होने लग जाते हैं। तो अक्सर इन बच्चों का पेट बड़ा होने लग जाता है बिकॉज ये ऑर्गन स्वेल अप कर रहे हैं और फेस में चेंजेस आने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये आयरन हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, लिवर में डिपॉजिट हो जाता है और लंबे समय पर इन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहता है। ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो ट्रांसप्लांट की अपनी, जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रिस्क ऑफ सेप्सिस होता है, यानी भयंकर इन्फेक्शन होने का चांस होता है क्योंकि पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ट्रांसप्लांट के दौरान कभी कभी हम बच्चों को खो भी सकते हैं, हालांकि वो चांस बहुत कम है, बट हाँ वो चांस डेफिनेटली है। इसके अलावा अगर बच्चा और ट्रांसप्लांट डोनर के सेल्स के बीच में आपस में लड़ाई हो तो उस सिचुएशन को GVH भी कहा जाता है, जो भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। कुछ बच्चों को ट्रांसप्लांट के दौरान लिवर में डैमेज हो जाती है, जिसे वीनो ओक्लूसिव डिजीजेस कहते हैं। तो मुझे मालूम है ये सब चीजें, ये नाम सुनना और ये सब चीजें सुनना भयावह है, बट ये इतना कॉमन नहीं है। अगर ठीक समय पर ठीक पेशेंट को चूज करके अच्छे डोनर के साथ ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत कम है। उसी तरीके से अगर ठीक समय पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें, हीमोग्लोबिन को 9.5-10 के ऊपर रखिए और ब्लड अच्छे से टेस्टेड हो पहले से ही, आयरन कीलेशन प्रॉपरली दिया जाए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीलेशन वाली कॉम्प्लिकेशंस भी कम होगी और ट्रांसप्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होगी। डॉक्टर मानस, हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे ट्रेंड है कि बच्चे के बर्थ पे खुद के स्टेम सेल स्टोर किए जाते हैं, तो अगर उस बच्चे को थैलेसीमिया हो जाए तो वो स्टेम सेल्स क्या यूज किए जा सकते हैं? जी नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो स्टेम सेल्स, अगर आपके अपने स्टेम सेल्स हैं तो उन स्टेम सेल्स में भी थैलेसीमिया की बीमारी है। तो ये एक फैशन बन गया है कि हम अपने स्टेम सेल्स को स्टोर कर लें। वो स्टेम सेल्स स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है।
इन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अपना अगर थैलेसीमिया का इलाज करना हो, क्योंकि अगर आपको थैलेसीमिया मेजर है तो आपके स्टेम सेल्स में भी थैलेसीमिया मेजर है, तो आपके स्टेम सेल को यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर पहले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो गया, दूसरे बच्चे का आपने एंटीनेटली टेस्ट कर लिया और आपको ये पता है कि उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं है, तो आप उस बच्चे के स्टेम सेल को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा भविष्य में इस बच्चे के जो पेशेंट है उसका HLA मैच निकला तो उन स्टेम सेल से इसका कुछ भला जरूर हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मानस, आपने हमारे थैलेसीमिया के इतने सारे डाउट्स क्लियर किए। एट द एंड मैं चाहूंगी कि आप हमारे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहें या कुछ संदेश देना चाहें। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपना सेहत का ख्याल रखें। जब आप एडल्टहुड में आ गए हैं तो आपको अपने आप ही अपना ख्याल रखना है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करवाएं। देखिए, जब तक आप छोटे हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट ट्राई करते हैं, दे टेक यू टू दी हॉस्पिटल रेगुलरली, आपको ठीक टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हीमोग्लोबिन हमेशा 9.5-10 के ऊपर रखेंगे, अच्छे से आयरन की दवाई देंगे। जब ये बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो ये थोड़ी मनमानी करने लग जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन में भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, आयरन कीलेशन की दवाई कभी कभी मिस कर देते हैं, तो ये सब ना करें। योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स, सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, get regular blood transfusion, take good chelation. If possible, if you have a matched sibling, go ahead with a transplant. If you get a matched unrelated donor, go ahead with a transplant at the right age, when you are in a good general condition, when the ferritin is low. And if we do these things, I think the life of a thalassemia patient is almost like a near normal life. Thank you.